समझ नहीं आती यह बात कि लोग हमेशा औरत को ही दोष क्यों देते हैं। अगर कहीं पति शराबी निकल जाए तो इसमें भी लोग कहने से भी नहीं चूकते कि सारा दोष तो पत्नी का है। इसी ने इतनी टेंशन दे रखी है कि बेचारा पति गम भुलाने के लिए इस रास्ते पर निकल जाता है। या अगर कहीं पति पत्नी के बीच तलाक हो जाए तो यही लोग असली मुद्दा बिना जाने समझे फिर से यह कहने लगते हैं, होगा कहीं चक्कर वक्कर, तभी तो इतना सीधा साधा पति छोड़ रही है। इसी समाज ने चंदा का भी जीना हराम कर दिया है। अक्सर चंदा खुद से यही सवाल करती है कि आखिर मेरा दोस्त क्या है जो मैं अपमान की पीड़ा से गुजर रही हूँ। रिश्तेदार, पास पड़ोस, यहाँ तक कि मेरा पति भी मुझे दोषी समझ रहा है। कहता है कि वह मुझसे शादी करके पछता रहा है और लोग कहते हैं कि मुझे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए था। यही समाज की औरतें मुझे देखते ही बोल पड़ती हैं कि मुझ जैसी चरित्रहीन औरत का तो मुँह भी देखना पाप है। जो मेरी पक्की सहेलियाँ थी वे भी मुझसे रिश्ता तोड़ चुकी हैं। नहीं नहीं, पक्की होती तो यूँ रिश्ता ना तोड़ती। लेकिन मेरा दोस्त क्या है, यही सवाल मैं बार बार पूछती हूँ सबसे। मैं तो अपनी मर्यादा में ही थी, क्यों समाज के लोगों ने मुझे ही धर्म कर्म के कामों से दूर कर दिया, यह बोलकर कि धर्म में ऐसी औरतों का कोई स्थान नहीं। अपने ही ख्यालों में खोई चंदा को यह भी भान नहीं रहा कि पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहा है। ओ बहन जी, मरना है क्या? जब उस अजनबी ने यह कहा तो वह चौंक कर पलटी। बहन जी? नहीं नहीं, मैं किसी की कोई बहन नहीं हूँ, बोलकर चंदा सरपट भागी और वह इंसान उसे देखता रह गया। फिर अपने कंधे उचकाकर यह बोलकर आगे बढ़ गया कि लगता है कोई पागल औरत है। घर आकर चंदा दीवार की ओट से लगकर बैठ गई। जरा सुस्ताने के बाद उसने पूरे घर को बड़े गौर से निहारा। सब कुछ तो वैसा ही था। सोफ़ा, टेबल, कुर्सी, अलमारी सब अपनी अपनी जगह व्यवस्थित रखे हुए थे। मगर चंदा की ही ज़िंदगी क्यों इतनी अव्यवस्थित हो गई है? क्यों उसे आज अपना ही घर पराया सा लगने लगा था? जो पति अक्सर यह कहा करता था कि वह उससे बहुत प्यार करता है, वही आज क्यों उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता? जिन माता पिता की वह संस्कारी बेटी थी, क्यों उन्होंने भी उसका बहिष्कार कर दिया? ये सारे सवाल चंदा के दिल को मथे जा रहे थे। आखिर किससे कहे वह अपने दिल का दर्द और कहाँ जाए? मन कर रहा था उसका कि ज़ोर ज़ोर से चीखे चिल्लाए और कहे दुनिया वालों से कि उसकी कोई गलती नहीं है। अरे उसने तो इस इंसान को अपना भाई समझा था, लेकिन उसके मन में चंदा के लिए खोट था, वह उसे ही कहाँ पता था। दीदी, हिचकते हुए चंदा ने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन लगाया। क्या आप भी मुझे ही गलत समझ रही हैं? आपको भी यही लगता है कि मैं ही उस इंसान पर गलत नज़र रखती थी? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं, बल्कि झूठा वह इंसान है। पर यह बात मैं कैसे समझाऊं सबको? मन तो कर रहा है कि मैं कहीं भाग जाऊं या फिर मर जाऊं ताकि इस ज़िंदगी से छुटकारा मिले। कहकर चंदा सिसक पड़ी। मरने या कहीं भाग जाने से क्या होगा चंदा? लोग तो तब भी वही कहेंगे ना। और मैं गुस्सा तुमसे इस बात पर नहीं हूँ कि तुम गलत हो, भरोसा है मुझे तुम पर। लेकिन गुस्सा मुझे इस बात पर आ रहा है कि क्यों तुमने उस इंसान को माफ़ कर दिया? क्यों नहीं उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाई, जिसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा? तुमने उसे अपना भाई समझा था ना। रिश्तों की आड़ में पहले तो उसने तुम्हारी इज्जत लूटनी चाहिए और फिर उसी रिश्ते की दुहाई देकर बच निकला। तुमने भी तरस खा ली और उसे माफ़ कर दिया। क्यों, आखिर क्यों चंदा? उसके बच्चों की सोच कर दीदी। उसकी पत्नी मेरे कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। बोली कि अगर आज उसका पति जेल चला जाएगा तो वह मर जाएगी और फिर उसके बच्चे सड़क पर भीख मांगेंगे। दया आ गई मुझे उसके बच्चों पर दीदी, और कुछ नहीं। सोचा उसके कर्मों की सज़ा उसके भोले भाले बच्चों को क्यों मिले।
अच्छा, और तुम्हारे बच्चों का क्या, जो तुमसे दूर चला गया? चलो मान भी गई कि तुमने उसके बच्चों का सोचकर कुछ नहीं कहा और ना ही पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, लेकिन उसने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम्हें बदनाम कर खुद साफ बच निकला। पता भी है तुम्हें कि लोग तुम्हें लेकर क्या क्या बातें बना रहे हैं। कौन पिता, भाई या पति यह सब बात सहन कर पाएगा भला? तुम्हारी सहेली सुनंदा सबसे कहती फिर रही है कि भाई भाई कहकर तुमने उसके पति को फंसाने की कोशिश की। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्यों कर रही हो ये सब। तुम कोई महान नहीं जो दोषी ना होते हुए भी पत्थर की सीला बन जाओ और कलंकनी कहलाओ और इंतज़ार करो किसी के आने का जो तुम्हें ताड़ सके। तुम आज की नारी हो चंदा, आज की। भूल गई उस लड़के को जो कॉलेज की हर लड़की को परेशान करता था, और जब एक दिन उसने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की तो कैसे तुम उसे घसीटते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस लेकर गई थी। प्रिंसिपल को उस लड़के को कॉलेज से निकालना पड़ा था। जब उस लड़के के घमंडी पैसे वाले बाप ने तुम्हें धमकाने की कोशिश की तब भी तुम नहीं डरी और ना ही अपने शब्द वापस लिए थे। तो फिर आज कैसे तुम चुप रह गई चंदा? छल और बलपूर्वक जिस आदमी ने तुम्हें छला उसका ध्वंस तुम्हें ही करना होगा। लोगों का क्या है, वे तो जो सुनेंगे वही दोहराएंगे, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सही हो, गलत वह इंसान है। अपनी बहन की कही एक एक बात चंदा को सही लग रही थी, पर वह साबित कैसे करे कि वह सही है। कोसने लगी वह उस दिन को जब पहली बार वह राजन और सुनंदा से मिली थी। सुशील और राजन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और इसी वजह से चंदा और सुनंदा भी अच्छी सहेलियां बन गई थी। राजन चंदा को भाभी कहकर बुलाता था और चंदा उसे राजन भैया कहकर संबोधित करती थी। कहीं न कहीं राजन में उसे अपने भाई का अक्स दिखाई देता जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब भी राजन चंदा के घर आता वह उसके लिए वही सब करती जो कभी अपने भाई के लिए किया करती थी, लेकिन सुनंदा को यह सब अच्छा नहीं लगता। उसे लगता कि वह जानबूझकर राजन के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है, दिखाती है कि वह उससे बेहतर है। कह भी देता कभी राजन की, सीखो कुछ चंदा भाभी से। चिढ़ उठती वह उसकी बातों से, पर कुछ बोलती नहीं। चंदा की सुंदरता, उसके गुण और जवानी को देखकर सुनंदा जल उठती, क्योंकि वह बेडोल औरत थी, इतनी थुलथुल की जब चलती तो उसका पूरा शरीर हिलता। कितना चाहा उसने कि चंदा की तरह बन पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वह जानती थी कि चंदा उससे हर मामले में बीस है और इसी बात से वह उससे जलती थी, पर दिखाती नहीं थी। दोनों के घर पास पास होने के कारण अक्सर वे एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। चंदा के हाथों का बनाया खाना खाकर राजन बोले बिना नहीं रह पाता कि उसके हाथों में तो जादू है। कहता अगर सुनंदा को भी वह कुछ बनाना सिखा दे तो उस पर कृपा होगी, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही तरह का खाना खा खा कर वह उब जाता है। उसकी बातों पर चंदा और सुशील हंस पड़ती, लेकिन सुनंदा चिढ़ उठती और कहती कि अब वह उसके लिए कभी खाना नहीं बनाएगी। दोनों परिवारों के बीच इतनी मित्रता हो गई थी कि अक्सर वे साथ घूमने निकल जाते, छुट्टी वाले दिन भी साथ फिल्म देखने जाते या फिर लॉन्ग ड्राइव पर। कभी सुनंदा अपने मायके जाती तो चंदा राजन के खाने पीने का ध्यान रखती, और जब कभी चंदा कहीं चली जाती तो सुनंदा सुशील के खाने पीने का ध्यान रखती थी। उस रोज़ भी यही हुआ था। सुनंदा अपने भाई की शादी में गई थी, इसीलिए राजन के खाने पीने की जिम्मेदारी चंदा पर ही थी। सुशील भी ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया था। काम वाली भी उस दिन नहीं आई थी। चंदा खाना पकाने के साथ साथ कपड़े भी धो रही थी। इसी बीच राजन आ गया। भाभी, उसने हमेशा की तरह बाहर से आवाज़ लगाई। अरे भैया आ जाओ, दरवाज़ा खुला ही है, कहकर वह अपना काम करती रही।
राजन हमेशा की तरह सोफे पर बैठ गया और फिर टेबल पर पड़ा अखबार उठाकर पढ़ने लगा। तभी उसकी नज़र चंदा पर पड़ी तो वह भौचक्का रह गया। राजन अपलक देखे जा रहा था। चंदा की सुंदरता देखकर उसका मन बेचैन हो उठा और उसने अपनी नज़र फेर ली, पर फिर बार बार उसकी नज़र वहीं पर जाकर टिक जाती। भैया, खाना पैक कर दूं? इतना कहकर चंदा किचन में खाना पैक करने लगी। क्या चंदा, यह क्या हमेशा भैया भैया कहती हूँ? मैं तुम्हारा भाई थोड़े ही हूँ। अरे, मुझे राजन जी कहकर पुकारा करें। और राजन उठ खड़ा हुआ और आकर किचन में चंदा के पास खड़ा हो गया। चंदा को आज राजन का चेहरा कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था और तेवर भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। लेकिन राजन जब और करीब आने की कोशिश करने लगा तो चंदा ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया, आप मेरे घर से अभी के अभी निकल जाएं। इतना कहकर जैसे ही चंदा जाने लगी तो पीछे से राजन ने उसे कसकर दबोच लिया। राजन का यह रूप देखकर चंदा सिहर उठी। भरसक अपने आप को उससे छुड़ाने का प्रयास करने लगी, पर छुड़ा ना सकी। अब चंदा ने ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया ताकि कोई आ जाए और उसे बचा ले, लेकिन इसके विपरीत राजन चंदा को छोड़कर वहाँ से भाग निकला। लेकिन वह रात चंदा के लिए अमावस्या की काली रात बन गई। कैसे उसने पूरी रात खुद में सिमट कर बिताई वही जानती। मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था, बस आंखों के रास्ते आंसुओं का दरिया बहे जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि किससे कहे और कैसे। जब सुशील को इस बात का पता चला तो सहानुभूति दिखाने के बजाय वह उसे ही भला बुरा कहने लगा कि ज़रूर दोनों का पहले से ही नाजायज़ रिश्ता रहा होगा, और अब जब उसे पता चल गया तो वह रोने धोने की नाटक कर रही है। सुशील और चंदा के घर वाले राजन के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराने घर से निकल ही रहे थे, तभी ऐन वक्त पर वहाँ सुनंदा पहुँच गई और चंदा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए अपने पति के जीवन की भीख मांगने लगी। अपने छोटे छोटे बच्चों की दुहाई देने लगी। राजन भी चंदा के पैरों में लौट गया। कहने लगा कि चाहे चंदा उसे जो भी सज़ा दे दे, पर पुलिस में ना जाए, वरना वह मर जाएगा। अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दोनों पति पत्नी की दशा देख चंदा का दिल पसीज गया। यह देखकर तो सबका पारा गर्म हो गया, लेकिन कुछ को यह बात हजम नहीं हुई कि ऐसे कैसे सिर्फ दया के नाम उसने राजन को माफ़ कर दिया। सुशील तो कहने लगा कि जरूर चंदा और राजन का नाजायज़ रिश्ता है और इसीलिए उसने अपना फैसला बदल लिया। चंदा के माँ पापा भी गुस्से से यह बोलकर निकल गए कि अब चंदा से उनका कोई वास्ता नहीं है, सोच लेंगे कि उनकी एक ही बेटी है। कितना समझाया चंदा ने सबको कि ऐसी कोई बात नहीं है और इससे क्या हो जाएगा, उल्टे उसकी भी बदनामी होगी सब जगह, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे ही दोषी मानकर वहाँ से चले गए। मगर चंदा गलत थी, क्योंकि कुछ महीने बाद ही सुनंदा और राजन ने यह बात फैलानी शुरू कर दी कि चंदा अच्छी औरत नहीं है। दूसरे मर्दों को फंसाकर अपनी हवस पूरी करना उसकी आदत है। राजन को भी उसने अपने जाल में फंसा रखा था और मौका मिलते ही उसने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और फिर रोने धोने का नाटक करने लगी। यह सुनकर पास पड़ोस की औरतों ने अपने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और हाय हाय करने लगी। जो मोहल्ले की औरतें चंदा से रोज बातें करती थी, अब उसे देखकर मुंह फेरने लगी और तरह तरह की बातें करने लगी। राजन को लेकर सुशील ने भी उस पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए। कहा कि अगर वह सही थी तो क्यों नहीं उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया। दुनिया की तो वह सुन ही रही थी, पर जब उसका पति भी इस तरह उस पर इल्ज़ाम लगाने लगा तो वह टूट गई। सुशील की बातों ने उसका कलेजा छलनी कर दिया। पहले तो मुझे शंका थी, पर अब यह यकीन में बदल गई। तुम जितनी सती सावित्री दिखती हो उतनी हो नहीं। मेरी पीठ पीछे मेरे ही दोस्त के साथ, छी,
और नाम क्या दे दिया इस रिश्ते को? भाई बहन का रिश्ता, ताकि लोगों को लगे कि यह तो बड़ा ही पवित्र रिश्ता है ना? धूल झोंक रही थी मेरी आंखों में। अरे, जो लोग मुझे टोकने तक की हिम्मत नहीं करते थे, आज वही लोग मेरी आंखों में आंखें मिलाकर बात करने की ज़रूरत करते हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं रहना अब मुझे इस घर में, कहकर सुशील घर से निकल गया और साथ में बच्चों को भी यह कहकर ले गया कि उसके साथ रहकर उनके भी संस्कार खराब हो जाएंगे। आज चंदा के साथ कोई नहीं था सिवा बदनामी के। बड़ी हिम्मत कर एक रोज़ उसने अपने माँ बाप को फ़ोन लगाया, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जब सुशील को फ़ोन लगाया तो पहले तो उसने फ़ोन काटना चाहा, लेकिन फिर कहने लगा, क्या यही सफाई देना चाहती हो कि तुम सही हो और लोग जो बोल रहे हैं वह गलत? तो साबित करो ना साबित कि तुम सही हो और वह इंसान गलत। साबित करो कि छल से उसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालना चाहा। माफ़ कर दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी चंदा, पता है मुझे। इसीलिए आज के बाद तुम मुझे कभी फ़ोन मत करना, कहकर सुशील ने फ़ोन पटक दिया। चंदा कुछ देर तक अवाक सी खड़ी रही। सही तो कह रहे हैं सुशील, और मैं कौन सा रिश्ता निभा रही हूँ किसके साथ? जब उसने ही रिश्ते की लाज नहीं रखी, तो फिर मैं क्यों दुनिया के सामने जलील हुई जा रही हूँ? परिवार से रुसवाई, समाज में जग हंसाई और पति से विरह के अलावा मिला ही क्या है मुझे? आज भी अपने पति के प्रति मेरी पूरी निष्ठा है, लेकिन क्यों मैं उस हैवान को बचाने की सोच रही हूँ? सही कहा था दीदी ने कि मैं कोई महान नहीं जो बिना दोष के ही दुख भोगूं। मैं चंदा हूँ, चंदा जो गलत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाती आई है। तो फिर आज जब मुझ पर आन पड़ी तो कैसे चुप रह गई मैं? नहीं, मैं चुप नहीं रहूँगी। बताऊँगी सबको कि उस दरिंदे ने कैसे मेरे तन मन को छलनी करना चाहा। कोमल हूँ, कमज़ोर नहीं। मन ही मन सोचकर चंदा ने अपनी दीदी को फ़ोन लगाया। चंदा के जीजाजी के एक दोस्त का भाई वकील था। पहले दोनों बहनें उनके पास गई और फिर सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद वकील साहब कहने लगे, अगर यह फैसला उस घटना के तुरंत बाद लिया गया होता तो चंदा का केस मजबूत होता, लेकिन सबूतों के अभाव की वजह से अब ये केस बहुत वीक हो गया है। मुश्किल है केस जीत पाना। शायद पुलिस भी अब एफआईआर ना लिखे। पर वकील साहब, कोई तो रास्ता होगा ना? ऐसे कैसे कुछ नहीं हो सकता? चंदा की दीदी बोली, हो सकता है अगर गुनाहगार खुद ही अपना गुनाह कबूल कर ले तो, वकील ने कहा। पर वह ऐसा क्यों करेगा? वकील की बातों से चंदा सख्ते में आ गई, क्योंकि उसके सामने एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई थी। लेकिन उसे उस इंसान को सज़ा दिलवानी ही है। पर कैसे यह सोच सोचकर वह परेशान हो उठी। घर आकर भी चंदा चिंता में डूबी रही। बार बार वकील की कही यह बात कि सबूत ना होने की वजह से उसका केस बहुत वीक है, उसका दिमाग झकझोर देती। वह ना चैन से सो पा रही थी और ना ही बैठ। परेशान थी कि कैसे वह राजन के खिलाफ सबूत जुटाए और कैसे उसे जल्द से जल्द सजा दिलवाए। पर कैसे, यही बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात कौन थी और तुरंत उसने अपनी दीदी को फ़ोन लगाकर सारा मामला समझा दिया। पर चंदा, यह काम इतना आसान नहीं है बहन, चिंतातुर उसकी दीदी ने कहा। उसे लगा कि कहीं चंदा किसी मुसीबत में ना फंस जाए। जानती हूँ दीदी, पर मुश्किल भी नहीं। मुझे हर हाल में उसे सज़ा दिलवानी है, तो यह रिस्क उठाना ही पड़ेगा। अब कैसे छोड़ दूँ उस इंसान को मैं दीदी, जिसने मेरी इज्जत और आत्मसम्मान को छत विछत कर दिया है। उसके कारण ही मेरा पति, बच्चा मुझसे दूर हो गए, कह वह उठ खड़ी हुई। आप यहाँ? अचानक चंदा को अपने सामने देखकर राजन चौंका। घबराइए नहीं, सॉरी, अब तो मैं आपको भैया भी नहीं बुला सकती। वैसे हम कहीं बैठकर बातें करें, कहकर चंदा उसे पास की एक कॉफ़ी शॉप में ले गई। वहाँ उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, राजन,
आप उस बात को लेकर गिल्टी फील मत कीजिए। और सच तो यह है कि मैं आपको चाहने लगी हूँ। देखा, जिसकी इतने साल तक पत्नी थी, कैसे बिना गलती के मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। और एक बात सच कहती हूँ कि मुझे उस सुनंदा से जलन होती है जब वह आपके करीब होती है। भैया तो मैं आपको इसीलिए बुलाती थी ताकि सुशील और सुनंदा बेफिक्र रहें, उन्हें शंका ना हो हमारे रिश्ते पर। खैर, बातें तो बहुत हो गई, पर अब क्या सोचा है? उसकी आंखों में झांकते हुए चंदा बोली, कभी सुशील और सुनंदा को हमारे रिश्ते के बारे में बताना था। एक बात कहती हूँ, पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसीलिए आपको घर से निकल जाने के लिए कह दिया। सॉरी उस बात के लिए। कभी सुशील और सुनंदा को हमारे रिश्ते के बारे में पता ना चले, यह ध्यान मैंने हमेशा रखा है, कहकर राजन का हाथ पकड़ लिया और जता दिया कि वह उसे बहुत चाहती है। पहले तो राजन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर चंदा की साफ साफ बातों से उसे पता चल गया कि वह भी उसी राह की राही है जिसका वह। फिर तय हुआ कल दोनों एक होटल में मिलेंगे जो शहर से दूर है। क्या बहाना बनाया आपने सुनंदा से? यही कि ऑफिस के कामों से दूर शहर जा रहा हूँ। और तुमने क्या बहाना बनाया? मैं क्या बहाना बनाऊंगी? सुशील मेरे साथ रहते ही नहीं हैं अब, अदा से चंदा ने कहा। कब का छोड़कर चला गया वह मुझे। अच्छा ही हुआ, वैसे भी वह मुझे जरा भी पसंद नहीं था। पक्षी को जाल में फंसाने के लिए दाना तो डालना ही पड़ता है ना। सो चंदा वही कर रही थी। पैग चंदा ने ही बनाया और अब तक 3-4 पैग हो ही चुके थे। नशा भी चढ़ने लगा था धीरे धीरे। अच्छा राजन, सच सच बताना, क्या तुम भी मुझे पसंद करते थे? बात पहले उसने ही छेड़ी। सच कहूँ चंदा, नशे में वह सब सही सही बकने लगा। जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मुझे कुछ होने लगा था कि सुशील कितना खुशहाल है जो तुम जैसी सुंदर पत्नी मिली। और मुझे वो जलन होती थी मुझे सुशील से, लेकिन जब तुम मुझे भैया कहकर बुलाती थी ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मौका ढूंढता था तुम्हारे करीब आने का, और उस दिन मुझे वह मौका मिल ही गया। वैसे तुम चुप क्यों हो गई चंदा? बोलो कुछ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, कमरे की लाइट ऑन हो गई। सामने पुलिस को दिख राजन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिर जब चंदा के व्यंग से मुस्कुराते चेहरे को देखा तो समझ गया कि ये सब उसे फंसाने की साजिश थी। अब वह पूरी तरह इनके चंगुल में फंस चुका है। फिर भी सफाई देने से बाज नहीं आया। कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब, मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसने मुझे यहाँ बुलाया था तो मैं आ गया। हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, पर क्यों वह भी तो सुन लो, कहकर चंदा ने अपना सारा प्लान उसे बता दिया। एक न चली राजन की, क्योंकि सारी सच्चाई अब पुलिस के सामने थी, सबूत के साथ, जो चंदा ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था। पुलिस के डर से राजन ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। चंदा से जबरन करने और उसे बदनाम करने के जुर्म में कोर्ट ने राजन को 5 साल की सज़ा सुनाई। गलत ना होने के बाद भी चंदा को दुनिया के सामने जलील होना पड़ा, अपने पति बच्चों से दूर रहना पड़ा। सोच भी नहीं सकती थी वह कि जिस इंसान को उसने दिल से भाई माना, वह उसके लिए इतनी गंदी सोच रखता था। राजन की सज़ा पर जहाँ चंदा ने सुकून की सांस ली, वही सुशील और उसकी मायके वाली बहुत खुश थे। अगर चंदा ने यह कदम ना उठाया होता आज, तो वह दरिंदा फिर किसी को अपनी हवस का शिकार बना देता और फिर उसे ही दुनिया के सामने बदनाम कर खुद बच निकलता। राजन को उसके कर्मों की सज़ा मिल चुकी थी और चंदा को सुकून। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।